चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और फिरोज़ अजीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़, वेलकम बैक आपको भी। और दर्शकों के सवालों के जवाब तो खैर आप देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की बात करते हैं। फिरोज़, फ्लेवर ऑफ द सीजन लग रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, नहीं? कविता जी, जैसे आपने कहा ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है डेफिनेटली, एंड वो डिजर्व करते हैं कि फ्लेवर ऑफ द सीजन रहे, प्रॉब्ली फ्लेवर ऑफ द ईयर रहे। मेरा ये मानना है कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू ऐड है हर निवेशक के लिए, काफी स्पेशली कंजर्वेटिव निवेशक के लिए। इसकी जो गैप है पोर्टफोलियो को जो ये ब्रिज करता है वो बहुत अनमोल है। सो ये डेफिनेटली फ्लेवर ऑफ द सीजन है, और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फ्लेवर ऑफ द ईयर रहे और ये बहुतों के पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर पाए। चलिए, ये कामकाज कैसे करते हैं टारगेट मैच्योरिटी? नाम से तो ऐसा पता चलता है कि आपका पैसा काफ़ी हद तक इसमें सेफ रह सकता है और साथ ही थोड़ा सा मुनाफा कमाने की भी गुंजाइश है। फिरोज, यस कविता जी, जैसे ये कहता है ना टारगेट मैच्योरिटी फंड, डेट फंड, मतलब इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। तो इससे क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट होती है तो रिटर्न की जो संभावना है और रिटर्न की जो एक्सटेंट है उसमें कुछ नैरो बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है जिसकी मैच्योरिटी है 2027 में, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल में वो जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड खरीदते हैं और उसको 5 साल तक होल्ड करते हैं। और ये 5 साल होल्ड करने की वजह से अगर इन्वेस्टर भी 5 साल होल्ड करता है तो जो रिटर्न की उम्मीद करके इन्वेस्टर घुसते हैं इस फंड में, और जो रिटर्न आने की एंड में आती है उसकी जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मिटिगेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक स्पेसिफिक डेट के गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खरीदते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी। अगर हम एक उदाहरण लेके एग्जांपल दें, आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड एक टारगेट मैच्योरिटी फंड कहलाएगा, जिसमें सिर्फ 2027 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है। ये खरीदने से क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट एफडी की जो प्री टैक्स रिटर्न होती है उससे ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने की गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अगर 7% की रिटर्न है तो इंडेक्सेशन के बाद जो टैक्स कम हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 6.5 से 6.25 से 6.5 पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल जाती है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। तो एग्जिट भी होती है, क्योंकि ये ओपन एंडेड है तो आप अपने पैसे को एग्जिट भी कर सकते हैं, एक्सपेंस भी कम होता है। तो काफी सारे एडवांटेज है इस टारगेट मैच्योरिटी फंड के। बट द की इज एफडी से ज्यादा आपको अधिक रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर से मिल सकता है इन फंड के माध्यम से। किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए फिरोज? मेरे हिसाब से हर निवेशक जिसके पैसे आज डेट में है, बीट डेट एफडीओ में है या फिर डेट फंड्स में है, कॉर्पोरेट डेट फंड में है, उसको मूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट मैच्योरिटी फंड में मूव करें तो रिस्क भी घटती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट नहीं करती, क्योंकि रुपी बॉन्ड्स, उनको रुपीस छापने का अधिकार होता है। तो उनकी जो क्रेडिट रिस्क है सबसे बेहतरीन है, बैंकों से बेहतर है, कॉर्पोरेट से बेहतर है। तो किसको ये पैसे लगाने चाहिए? स्पेशली जिसके भी पैसे डेट में हो आज, कॉर्पोरेट डेट में या एफडीओ में। इंडिया में लाखों करोड़ एफडीओ में है, बट उसमें टैक्स के बाद 4-5% की रिटर्न आ रही है। हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाले को सिर्फ 4% की रिटर्न आ रही है, 4.2 की। बट इसमें आपको 6.25% पोस्ट टैक्स मिल सकता है। सो एवरीबडी हु हैज डेट मनी शुड गो हियर। कविता जी, हियर आई वुड एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगा कि क्या फायदा है इसका मैथमेटिकली, इफ यू परमिट। बिल्कुल। यस। सो कविता जी, एक उदाहरण के लिए मैं एक 10 लाख की एफडी मान रहा हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर 10 लाख की एफडी है और एफडी की जो रिटर्न है 6% हो, तो आप अगर 3 साल की होल्डिंग करते हैं तो ये जो 10 लाख रुपए की एफडी है वो बढ़ के 11,91,000 हो जाती है। तो जो ये 1,90,000 की आपकी जो रिटर्न है उसमें अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको 5,95,000 का टैक्स लग जाता है। तो बचते कितने हैं? आपकी कमाई 1,30,000 की आपकी कमाई है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज 4.2% पर एनम पोस्ट टैक्स रिटर्न बनती है ऑन अ 10 लाख एफडी। अगर यही की यही चीज आप 10 लाख टारगेट मैच्योरिटी फंड आईडीएफसी गिल्ड 2027
उदाहरण बोल रहा हूं मैं, उसमें डाल दें तो आपकी प्री टैक्स रिटर्न 7% आने की उम्मीद है। 3 साल की होल्डिंग पीरियड पे आपको 2,25,000 का गेन मिलेगा। उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स भरना है। 1 लाख रुपए पे टैक्स 20% के आधार पे भर के आपको 20,000 का टैक्स भरना है, 20,800 रुपए। तो आप टैक्स देने के बाद आपकी जो रिटर्न बचती है 6.39% की पोस्ट टैक्स रिटर्न बचती है। तो इस फंड में 6% से ज्यादा जो प्री टैक्स रिटर्न को भी बीट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेफर देन एनी बैंक इन इंडिया। सो रिस्क घटा के एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का एक अच्छा साधन है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, क्या उसी तरीके से इनमें निवेश किया जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है फिरोज? यस कविता जी, बड़ी सरल चीज है। मतलब जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसा ही ये म्यूचुअल फंड भी है। जैसे आपको रिडीम करना है तो वैसे ही नहीं, रिडीम भी वैसे ही होता है। सो प्रोसेस इज आइडेंटिकल एंड वेरी सिंपल। इफेक्टिव भी है और साथ ही कम रिस्क है। और ऑब्वियसली जैसा कि फिरोज़ ने आपको उदाहरण देकर समझाया है कि एफडी के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास कमाई ज़्यादा है। तो यहाँ बात हो गई है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की, और लगे हाथों हमारे दर्शक भी फिरोज़ आपके लिए जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर प्रवीण हैं। प्रवीण नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। गुड इवनिंग मैडम, फिरोज सर के लिए भी गुड इवनिंग। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी एज 36 ईयर है और मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको दिया हुआ है। जी जी। तो उसमें मेरा ये जानना है मैडम, मेरे फंड सही है या कुछ चेंजेस करने हैं? और मेरे 2 फंड तो डायरेक्ट हैं और 2 रेगुलर है। तो रेगुलर में कंटिन्यू करना जरूरी है क्या, फिर उनको भी मैं डायरेक्ट में शिफ्ट करूँ? और मेरा विजन तो लॉन्ग टर्म का है मैडम। तो आपको डायरेक्ट जम रहा है ना, आप खुद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पा रहे हैं ना, आप खुद अपने फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर पा रहे हैं? पहले तो मैं जब से मैंने 18 नाउ स्वदेश चैनल चालू किया तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, तो इसके हिसाब से मैं यही मेरा सवाल है कि डायरेक्ट में स्विच करूँ क्या रेगुलर में रखूँ, यही मेरा जानना है। चलिए आपको बिल्कुल बताएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईटी नाउ स्वदेश को इतनी शिद्दत से देख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में आपने सवाल भी पूछा है। तो फिरोज़ 15 साल में इन्हें जो है लगभग 1.5 करोड़ की कमाई चाहिए। ठीक है, कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी और ईटलवाइज के मिड कैप फंड की यहाँ पर बात हो रही है फिरोज़। और साथ ही इनका दूसरा सवाल जो आपने सुनाई होगा कि डायरेक्ट में क्या तब्दील करा ले अपनी स्कीम्स को। यस, सो प्रवीण जी, आपके जो फर्स्ट, अगर मैं गोल की बात करूं तो अगर आप 2,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो साल के 30,000 रुपए लगा रहे हैं। ठीक है ना, 15 साल अगर आप 30,000 रुपए लगाएंगे तो 4.5 लाख रुपए आप लगाएंगे कुल मिला के असल। आप समझ रहे हैं? तो अब 4.5 लाख रुपए 1.5 करोड़ रुपए तो हो नहीं सकते। म्यूचुअल फंड एक बहुत बोरिंग स्टुपेंडस रिटर्न का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे ये कोई शेयर नहीं है जिसमें आपने एक शेयर खरीदा, वो 4 गुना भी हो सकता है शेयर, आधा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आप 10 से 15% की लॉन्ग टर्म की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ 15 सालों में इकट्ठा करना है तो आपको 25,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी। तो ये आप अपनी अवधि को बढ़ाएं, अमाउंट को बढ़ाएं, दोनों करना पड़ेगा, तब जाके कहीं तालमेल बैठेगा। सो यू हैव अ वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, वरना आप मायूस होंगे म्यूचुअल फंड से। और मायूस होने की जरूरत नहीं है, बट आपकी उम्मीदें अगर बहुत ज्यादा होंगी तो वो मायूसी मिलेगी आपको। वो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ आपकी एक्सपेक्टेशन। प्रवीण साहब, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप डायरेक्ट करें या रेगुलर करें? देखिए, अगर आप निर्णय ले चुके हैं कौन सी स्कीम, और कविता जी का शो देख के आप वो स्कीम्स को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्यादा फी देने का मतलब ही नहीं बनता। तो आपको तो बिल्कुल रेगुलर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप कोई बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एडवाइजर की सलाह ले रहे हैं तो उनको भी पैसे कमाने देने का मौका जरूर देना चाहिए, वरना वो आपके हित में काम नहीं करे। अगर कोई है ही नहीं बीच में तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक गिफ्ट दे रहे हैं 1% पर एनम, जिसका कोई जरूरत नहीं है। सो आई थिंक यू शुड मूव टू डायरेक्ट। और आई एम श्योर ये जो एडवाइस आपको ईटी नाउ स्वदेश से मिल रही है वो काफी अनबायस्ड है और बहुत ट्रांसपेरेंट है एंड क्लियर भी है। तो आई थिंक यू शुड मूव टू डायरेक्ट एंड सेव दैट 1% पर एनम।
और रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स है, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी स्कीम है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी बहुत अच्छी स्कीम है, उसको आप रखें। ईडलवाइज मिड कैप को मैं एग्जिट कहूंगा। कोटक मल्टी कैप जो फंड है वो काफी बड़ा फंड है और उसको हर्ष उपाध्याय जी चलाते हैं, उसका नाम बदल चुका है, कोटक फ्लेक्सी कैप हो चुका है। उसको आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में मूव जरूर कर सकते हैं, विच इज अ मिड कैप स्कीम अगेन। चलिए फिरोज, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए, और प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमसे पूछा। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से फिरोज ने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, चंद्रशेखर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे मैम? बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपने 2 स्मॉल कैप, 2 और मिड कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। जी 5 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, है ना सर? जी मैम। बढ़िया, 1 करोड़ चाहिए 12 साल के बाद, और निवेश क्या बढ़ाने की मंशा है? जी मैम एवरी ईयर एज पर माय इंक्रीमेंट। चलिए सर, कहाँ से जोड़े ये फंड्स? रिसर्च की थी आपने खुद? खुद का रिसर्च है, और कुछ आप लोगों का ये जो हम लोग के लिए सेवा में आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उससे थोड़ा एनालिसिस करके भी काफी मदद मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक हमें इतनी शिद्दत से देखते हैं और कुछ सीख पाते हैं। थोड़ा सा मुझे पूछना है, आपके पोर्टफोलियो को आपको लगता नहीं आपने बहुत एग्रेसिव बना रखा है? आप क्या हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं? जोखिम समझते हैं ना आप जब आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो? जी मैम एक्चुअली आई डोंट, मतलब मैं एग्जाम नहीं है कि मैं 12 साल में विड्रॉल कर लूंगा, मैं उसको 20 साल तक भी 25 साल तक भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं एग्रेसिव लिया हूँ सो दैट मैं टाइम का जो है वो मैं यूज कर सकूँ टाइम को। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, और इसका मतलब यही है कि आपकी समझ काफ़ी उम्दा है और सटीक है। फिरोज। यस, आई थिंक चंद्रा साहब, आपने जैसे कहा कि आप अपनी अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट होता है, ये बहुत जरूरी है। इंक्रीमेंट होता है तो सिर्फ खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए, सेविंग्स की भी बढ़ा की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आपको ये 12 साल में ही ये टारगेट मीट करना है, तो जो आपकी करंट एसआईपी है 10,000 की, उसको आपको 27,000 पे ले जाना पड़ेगा, जो एक साथ मुमकिन तो होगा नहीं। तो धीरे धीरे 15% अगर आप पर एनम अपनी एसआईपी की अमाउंट इंक्रीज करेंगे, तो 12 नहीं तो 13-14 साल में आप 14% की रिटर्न पे पहुंच जाएंगे उस अमाउंट पे। रहा सवाल, जैसे कविता जी ने भी कहा कि आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और 1 लार्ज कैप फंड है। आपने काफी सारी कैटेगरीज से अपने पोर्टफोलियो को वंचित रखा हुआ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एक फ्लेक्सी कैप स्कीम उसको ऐड करें, कॉन्ट्रा में एसबीआई कॉन्ट्रा ऐड करें, आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप फोकस्ड इक्विटी फंड भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 3 अलग कैटेगरी और 2 आप स्कीम्स हटा सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप को हटा सकते हैं और पीजीआईएम मिड कैप को हटा सकते हैं। तो 2 मिड कैप और स्मॉल कैप जिसकी रेपुटेशन है वो आपके पोर्टफोलियो से निकल जाएगा और 3 अलग कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, संजय। संजय जी, हेलो मैम। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है मैम। टीवी की आवाज कम कर दें आप और मुझसे फोन पर बात करें प्लीज। जी। हाँ मैम। 10 फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं और संजय मुझे बताएं कब से आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैम मैं 2008 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 2007-8 से। 2007-8 से? तो ये तब से ही आपने यही फंड रखे हैं कि एक एक करके जोड़े हैं? आपने जोड़े होंगे अपने पोर्टफोलियो में, है ना? धीरे-धीरे जोड़ते गए हैं उस फंड को हमने। धीरे-धीरे जोड़ते गए, ठीक है। 2010 से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया था। 2010 से एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो बढ़ा दिया था और 2020 के बाद बिल्कुल मैं पॉज कर दिया हूँ। मेरा कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, सिर्फ 2 स्मॉल कैप में जा रहा है, डीएसपी एंड फ्रैंकलिन, 2,000 रुपये पर मंथ। तो आपका जो मौजूदा निवेश राशि है वो 1 करोड़ 17 लाख है। राइट है ना? और इसी को आप जानना चाहते हैं कि 2030 तक ये राशि कितनी बढ़ जाएगी? जो एसआईपी चल रही है सर वो कितने की चल रही है? हाँ, जो अभी एसआईपी चल रही है वो कितने की चल रही है?
4000 की, 2000 DSP स्मॉल कैप में और 2000 फ्रैंकलिन स्मॉल कैप में। ठीक है, समझ गए। तो आपको 4 करोड़ चाहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सवाल है। मेरा एंटिसिपेशन है कि 4 करोड़ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपने निवेश राशि काफ़ी इकट्ठा कर ली है, तो कहीं ना कहीं अब इस पर जब कंपाउंडिंग होगी ना, तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा कैसे मिल सकता है, हमें समझाएंगे फिरोज। यस कविता जी, अगर हम देखें, संजय जी ने बहुत पहले से निवेश करना शुरू किया है। 2010 में इतनी एसआईपीज नहीं होती थी, आज जागरूकता काफी बढ़ी है म्यूचुअल फंड के प्रति, पॉइंट 1। बट आपने अच्छी अर्ली स्टार्ट की, बट एक मिस्टेक जरूर की संजय साहब कि जब मार्केट खराब होती है ना, तो एक डर सा लगता है कि मुझे अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए। बट आपको रोकनी नहीं चाहिए थी अपनी एसआईपी। जाहिर सी बात है, कोविड के बाद जो मार्केट की क्रैश आई, कहना आसान है मेरे लिए कि डरना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स डर तो लगता है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज डिप्लीट होती हैं तो यू फील सैड एंड डिजेक्टेड। बट अच्छी बात यह है कि बहुत शुक्र की बात यह है कि आपने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसको रिडीम नहीं किए। माना कि एसआईपी बंद कर दी तो उससे थोड़ा नुकसान हुआ, बट अगर आप ये जो पैसे लोअर लेवल्स पे निकाल लेते तो बहुत भारी भरकम आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो चुका होता। सो आई थिंक उसकी बड़ी मुझे खुशी है कि आपने वो बनाए रखे। तो इसीलिए आप 1 करोड़ 17 लाख पे पहुंच गए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2020 के लो से, उससे भी ज्यादा, क्योंकि 7,500 पे गई थी निफ्टी, आज 18,500 पे 18,400 पे क्लोज हुई। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास वो हिम्मत थी कि वो 50, 60, 70 लाख जो भी वैल्यू थी उसको बरकरार रखने की, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। तीसरी बात यह है कि क्या आपका 1 करोड़ 17 लाख रुपए 4 करोड़ रुपया हो सकता है 8 सालों में? अगर 14-15% की रिटर्न में, हमेशा याद रखें 15% की रिटर्न पे पैसा 4 गुना होता है। तो आपको 14% की रिटर्न पे भी आप वहां पहुंच जाएंगे, अगर, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ 17 लाख है, उसको आपको 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 गुना से थोड़ा कम करना है, तो 14% की रिटर्न पे आप पहुंच सकते हैं। बट मेरी ये विनती है कि आप अपनी एसआईपी को रेस्टोर करें और एसआईपी करते जाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है और इतना रिस्क नहीं होता है। उसको रोकने से आपका ही नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आखिरी दर्शक हमारे साथ जो फोन लाइन पर हैं वो हैं सुनिमेश चौधरी। नमस्कार चौधरी साहब, आपके फंड्स तो मेरे पास हैं, क्या इन्हीं फंड्स में आपका निवेश बरकरार है या कुछ बदलाव किए हैं अपने पोर्टफोलियो में? नहीं सर मैडम, मैंने तो यही फंड में निवेश किया हुआ है। चलिए ठीक है, फिर वो समय कम है, लेकिन सुनिमेश के लिए क्या सलाह होगी? अपने पैसे को 1 करोड़ पे पहुंचाना है तो 13,500 की एसआईपी करनी पड़ेगी इनको हर मंथ। तो 1 करोड़ 4 लाख पे 14% की रिटर्न पे पहुंच जाएंगे। तो क्विकली इनको स्कीम्स जो एग्जिट करनी है, क्योंकि इनके पास 9 स्कीम्स है, 9 की बिल्कुल जरूरत नहीं है इनको फॉर द करंट एसआईपी अमाउंट जो 13,500 की है। तो 5 स्कीम्स एग्जिट करनी है क्विकली। आई विल टेल यू, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, दोनों यूटीआई की स्कीम्स को आपको एग्जिट करना है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्जिट करें और कन्वेंशनल 4-5 कैटेगरी के स्कीम्स लें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एंड लास्टली फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ये 5 स्कीम्स, लार्ज, मिड, लार्ज, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप और 2 फोकस्ड फंड की मैंने ऐड की हैं, क्योंकि आपका सेक्टोरियल फंड है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इसीलिए 2 फोकस फंड्स बोले। सो इफ यू स्वैप द प्रीवियस 5 फंड्स विद दीस न्यू 5 फंड्स, यू शुड बी गुड टू गो। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने करवाई है। और इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़ रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवालों का। नमस्कार।